कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम पढ़ रहे हैं वेद साहनी जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास तमस। तो चलिए, अभी तक हम इस जो उपन्यास के 10 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस उपन्यास का 11वां प्रकरण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देवदत्त नहा धोकर हाथ मलता हुआ अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। जब कभी वह हाथ मलता हो या दाएं हाथ से मुंह और नाक सहलाता हुआ फिर से दोनों हाथ मलने लगे तो समझ लो देवदत्त अपनी कार्यसूची तैयार कर रहा है। देवदत्त के दिमाग में डायरी थी। वह हाथ मलता, नाक सहलाता, डायरी में एक के बाद एक काम टाँक रहा था। रत्ते वाले साथी से रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। रत्ते में गड़बड़ है। किसी साथी को वहां भेजना होगा। शहर में दंगों को रोकने के लिए एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों को इकट्ठा करना होगा। हयात बख्श और बख्शी को आपस में मिलना होगा। कल भी देवदत्त जैसे जैसे बहुत से लोगों के घर बारी बारी से गया था। राजा राम ने उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। रामनाथ तुनक्कर बोला था, कम्युनिस्टों को बुरा भला कहता रहा था, पर हयात बख्श मिलने के लिए तैयार हो गया था। हयात बख्श की आंखें लाल हो रही थी। वह नारे लगाने लगा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उसने देवदत्त को बात करने का मौका ही नहीं दिया था। आज उनके पास फिर जाना होगा। देवदत्त ने फिर हाथ मले, नाक सहलाई। बख्शी जी को हयात बख्श के पास भेजो। अटल को साथ लेकर बख्शी जी के पास जाओ और अमीन को लेकर हयात बख्श के पास। फिर तजवीज़ रद्द कर दी। लीडरों को छोड़ो। 10-10 आदमी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिंह सभा के मिल बैठे। उसने सिर हिलाया। पार्टी ऑफिस में जाकर साथियों के साथ इसे अमली जामा पहनाना होगा। एक और मसला सामने उतरा। मजदूरों के इलाकों में गड़बड़ को रोकने के लिए एक एक साथी काफ़ी नहीं है। रत्ता मुसलमानी इलाका है, वहाँ साथी जगदीश को भेजा गया। अकेला जगदीश काफ़ी नहीं है। गांवों में फ़ौरन 2-3 साथी भेजे जाने चाहिए जो एक गांव से दूसरे गांव का दौरा करें। साथियों की कमी है, मगर जहां तक बन पड़े दंगों को रोकने का काम करना होगा। उसने फिर नाक पर हाथ फेरा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। कम्यून में 10 बजे मीटिंग है जिसमें साथी अपने अपने इलाके की रिपोर्ट देंगे। अब चलूं? देवदत्त चुपचाप अंदर जाकर चुपके से बरामदे में साइकिल निकालने लगा। कौन है? देवदत्त। देवदत्त ने साइकिल को छोड़ दिया और कमरे के अंदर चला गया। फिर कहीं जा रहे हो? खाट पर बैठा अधेड़ उम्र का स्थूलकाय बाप बोला। मरना चाहते हो तो पहले अपने घर वालों को मार कर जाओ। देखते नहीं बाहर की क्या हालत हो रही है। देवदत्त दहलीज पर चुपचाप खड़ा हाथ मलता और नाक सहलाता रहा। माँ रसोई घर में से दुपट्टे के साथ हाथ पोंछती अंदर आई। तुझे क्या मिलता है हम लोगों को तड़पाने में? देखते नहीं कैसे हमने रात काटी है। उधर से आग, उधर तुम रात भर गायब रहे। देवदत्त हाथ रगड़कर बोला। पीछे से मरी रोड तक और आगे से कंपनी बाग तक सारा इलाका हिंदुओं का है। चारों तरफ खाते पीते हिंदू लोग रहते हैं। आप लोगों को कोई खतरा नहीं। तुझे इल्हाम हो गया है कि हमें कोई खतरा नहीं, बाप गुर्रा कर बोला। इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं। इसी मोहल्ले के युवक सभा वाले 3 कत्ल कर चुके हैं। ओ उल्लू के पट्टे, अपने खतरे के बारे में कौन सोच रहा है? हम तो तेरे खतरे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी खतरे की कोई बात नहीं। और देवदत्त फिर लौटकर बरामदे में आ गया और साइकिल निकालने लगा। माँ ने दुपट्टा
गले में डाल लिया और उसका रास्ता रोकने लगी। सारी रात मैंने तड़प तड़प कर बिताई है, देखता नहीं कौन सा वक्त ऊपर आया है। मसला टेढ़ा हो रहा था। देवदत्त ने फिर नाक सहलाई, हाथ मले और माँ के पास मुँह ले जाकर बोला, मैं जल्दी लौट आऊँगा, तू चिंता ना कर। मुझे चरकाता है, कल भी कह के गया था लौट आऊँगा। मेरे जिस्म को हाथ लगा के कह, दिन ढलने से पहले लौट आएगा। लौट आऊँगा, लौट आऊँगा, कसमें मैं नहीं खाता। और वह साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। अंदर से पिताजी की आवाज़ आई, ये हरामी नहीं मानेगा, क्यों सिर खपा रही है, ये हमें जलील करके रहेगा, सुअर का बच्चा। माँ बाप का ख्याल नहीं, फसाद बंद करने जा रहा है, हरामी कहीं का। देवदत्त साइकिल लेकर घर के बाहर आ चुका था। अंदर से आवाज़ बराबर ऊंची होती जा रही थी। सभी गालियाँ देते हैं, न काम न धाम, दो दो पैसे के पाड़ियों मजदूरों कुलियों को इकट्ठा करता फिरता है, उन्हें लेक्चर झाड़ता फिरता है। हरामी, मुंह पर दाढ़ी नहीं उतरी, लीडर बन गया है, सुअर का बच्चा। देवदत्त चौक तक पहुंच चुका था। स्थिति में पहले से कहीं अधिक उग्रता आ गई थी। सड़कों की सड़कें सूनी पड़ी थी, ना कोई दुकान खुली थी, ना कहीं कोई टांगा मोटर चल रही थी। अगर किसी दुकान के किवाड़ खुले हों तो समझ लो लूट ली गई है। अगर लाठियां लिए कुछ लोग खड़े हों तो समझ लो उन्हीं के संप्रदाय के लोगों का वह मोहल्ला है, और जहां वे खड़े हैं वहां से दूसरे संप्रदाय के लोगों का मोहल्ला शुरू हो जाता है। पर सभी मोहल्ले यूँ बटे हुए नहीं थे। सड़क के किनारे किनारे के पक्के 2 मंजिला मकान हिंदुओं के, पीछे गलियों में कच्चे मकान मुसलमानों के, या देवदत्त की शब्दावली में सड़कों पर खुलने वाले मकान मध्यम वर्ग के, गलियों में खुलने वाले मकान निम्न वर्ग के। देवदत्त चौक के बाएं हाथ से किसी ने आवाज़ लगाई। साइकिल पर बैठे बैठे ज़मीन पर रख कर देवदत्त रुक गया। आगे मत जाओ, एक आदमी मरा पड़ा है। हाथ में लाठी उठाए गिठने कद का एक आदमी सड़क पर आ गया। कहाँ पर? चौक के पार ढलान पर। कौन है? मुसलमान है। और कौन? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं अपने काम से पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। एक हिंदू उस तरफ कब्रिस्तान में मरा पड़ा है, कहते हुए ठिगने कद के आदमी ने झुंझलाकर कहा, तुम बड़ा मुसलमानों के हक में बोलते थे, अब उनसे जाकर कहो हमारी लाश ले जाएं, अपनी उठा ले जाएं। दाएं हाथ ऊपर छज्जे पर से आवाज़ आई, मत आओ, वे लोग मार डालेंगे। यह मुसलमानों की बगल में घुसा रहता है, इसे कोई नहीं मारेगा। है तो हिंदू, छज्जे पर से आवाज़ आई। जो लोग पहले छिप लुक कर काम करते थे अब बेधड़क बाहर आ गए थे। उनसे जाकर कह दो हमारा एक मरेगा, हम उनके 3 मारेंगे। आदमी शायद मरा नहीं था, सिसक रहा था। ढलान पर उसका शरीर थोड़ा नीचे खिसक आया था। उसकी दाढ़ी थी जो पहले खिचड़ी रही होगी, अब खून के रंग की थी। खाकी कोट पर जिस्त के बटन थे, सबसे सस्ते, जो 1 पैसे के 8 आते हैं। जूतों के फीते खुले थे, मानो अगले जहान जाने से पहले खुद ही खोल दिए हों। कोई कश्मीरी जान पड़ता था। देवदत्त ने मुड़कर सड़क की ओर देखा। सड़क के नाके पर एक टोली खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। दूसरी बार लाश को देखने पर उसने पहचान लिया, यह कश्मीरी हतो है जो फतेहचंद के टाल पर काम करता था, कोयला और लकड़ियां घर घर पहुंचाने वाला। फतेहचंद का टाल कुछ ही दूरी पर था। देवदत्त ने नाक सहलाई और सिर हिला दिया। यह वक्त इस आदमी को बचाने की कोशिश करने का या लाश ठिकाने लगाने का नहीं था, ना ही हिंदू की लाश के दर्शन करने का था। यह वक्त पार्टी ऑफिस में पहुंचने का था। पार्टी ऑफिस में झंडे ही झंडे थे। आदमी ले देकर 3 बैठे थे। कम्यून में कुल 8 आदमी थे। इस समय 5 ड्यूटी पर थे। एक बुरी खबर भी थी, एक मुसलमान कामरेड का विश्वास टूट चुका था और वह कम्यून छोड़कर जा रहा था।
अपनी बात कहते कहते उसके होंठ काँप काँप जाते थे और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अंग्रेज़ की शरारत, अंग्रेज़ की शरारत, इसमें अंग्रेज़ कहाँ से आ गया? मस्जिद के सामने सूअर फेंकते हैं, मेरी आंखों के सामने 3 गरीब मुसलमानों को काटा है। हटाओ जी, सब बकवास है। देवदत्त बौखलाए हुए कामरेड को इतना ही कह पाया। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करो साथी, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। पर साथी ने बुचका उठाया और कम्यून छोड़कर निकल गया। साथी का सैद्धांतिक आधार कच्चा है। जज्बात की रौ में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता। इसके लिए समाज विकास को समझना जरूरी है। मीटिंग शुरू हुई। शहर की स्थिति पहला आइटम था। इसमें भी मजदूर बस्तियों पर विचार करना सबसे पहले ज़रूरी था। रत्ते में गड़बड़ की बात गलत है। किसी मजदूर बस्ती में अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, तनाव पाया जाता है। साथी जगदीश मुसलमान मजदूरों की बस्ती में बैठा है। लोग अभी भी उसकी बात सुनते हैं। सिख सिख मजदूरों के वहाँ 20 घर हैं। एक भी वारदात वहाँ पर अभी तक नहीं हुई। लेकिन साथी जगदीश ने इत्तला दी है कि स्थिति बिगड़ रही है। 2 मजदूरों के बीच कल गाली गलौज हो गई थी। बाहर से आने वाली अफवाहें बहुत बुरा असर पैदा कर रही हैं। फैसला हुआ कि कुर्बान अली को भी रत्ते में भेज दिया जाए ताकि साथी जगदीश अकेला ना रहे, और देवदत्त ने कागज़ पर फैसला आंक लिया। दारा गांवों में जा चुके हैं, कोई खबर नहीं। आम दरख्त बंद हो चुकी है। केवल एक मोटर, गहरे नीले रंग की मोटर गांव-गांव जाती देखी गई है। किसकी मोटर थी, क्यों गई, कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहनवाज की मोटर थी। मीटिंग देर तक चलती रही। तीनों कामरेड देर तक देवदत्त के साथ बैठे विचार करते रहे। कॉपी पर एक एक आइटम पेंसिल से टिक होता गया। फिर अंतिम आइटम सामने आया। सभी पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाना। यह मीटिंग नहीं हो सकेगी, एक साथी बोला। कांग्रेस दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं। वे हर बात में कहते हैं पहले कांग्रेस वाले कबूल करें कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, फिर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तो अपने अपने मोहल्ले से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। मीटिंग किसके साथ करोगे? नाक फैलाते हुए देवदत्त ने फिर मत बदल लिया। 10-10 नुमाइंदों वाली बात नहीं चलेगी। चुनिंदा चुनिंदा लीडरों को ही जैसे तैसे इकट्ठा करो, उन्हीं के साथ कुछ लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा कामरेड, दूसरे साथी ने कहा। अगर आएंगे भी तो तू मैं होगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कामरेड, उनके मिल बैठने से ही लोगों पर अच्छा असर होगा। फिर हम उनके नाम से शहर में अमन कायम करने की अपील कर सकते हैं। मोहल्ले मोहल्ले में उसकी मुनादी करवा सकते हैं। इस वक्त क्या है, इस वक्त फसाद और खुली मारकाट नहीं हो रही, लेकिन जहां इक्का दुक्का आदमी मिलता है उसे काट दिया जाता है। उन्हें आपस में मिलाना निहायत ज़रूरी है। कुछ एक और पहलुओं पर विचार किया गया। कहाँ पर मीटिंग बुलाई जाए, फैसला हुआ हयात बख्श के घर पर। मैं बख्शी जी को लाऊंगा। मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचने पर साथी अजीज़ मोहल्ले के 2-3 मुसलमान शहरियों को लेकर मिलेगा और हम सब हयात बख्श के घर जाकर बैठेंगे। हयात बख्श के साथ बात कर ली है, अभी जाकर बात करूँगा। कामरेड, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? हयात बख्श के घर पर तुम जाओगे, वहाँ तक तुम्हें पहुँचने कौन देगा? तुम मेरे साथ चलोगे। देवदत्त ने मुस्कुराकर अजीज़ से कहा। ये पानी की छींटें हैं कामरेड, इनसे ये आग नहीं बुझेगी। पर मीटिंग के बाद सचमुच देवदत्त और अजीज़ गलियाँ
लांगते छिपते लुकते, कहीं गालियाँ खाते, कहीं धमकियाँ सुनते हयात बख्श के घर जा पहुँचे। और सचमुच उस दोपहर को हयात बख्श के घर मीटिंग भी हुई। बख्शी जी को देवदत्त लाया। किसी और कांग्रेसी से देवदत्त कहता तो वह शायद नहीं आता। देवदत्त को विश्वास था कि बख्शी आएगा, क्योंकि वह कुल मिलाकर 16 साल जेल में रह चुका था। भले ही उसका ज़हन साफ ना हो, राजनीतिक गुत्थियाँ सुलझाने में वह असमर्थ हो, लेकिन वह खुरेजी नहीं चाहता। वह तुनक तुनक कर पिछले दिनों में सबसे बोल रहा है, क्योंकि वह बौखलाया हुआ है, अंदर से परेशान है, स्थिति उसके काबू में नहीं है। देवदत्त के साथ आते हुए सारे रास्ते कम्युनिस्टों को गालियां देता रहा, पर वह आया था और उसके साथ 2 जवान कांग्रेसी और भी आए और मीटिंग हुई और तू मैं भी हुई। और आधा घंटे तक हयात बख्श इस बात पर अड़ा रहा कि बख्शी कबूल करे कि वह हिंदुओं की नुमाइंदगी करने आए हैं, कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। फिर देवदत्त ने कहा, साहिबान, यह मौका इन बहसों में पड़ने का नहीं है। बाहर लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, सुनते हैं आग गांवों में भी फैलने वाली है। इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है, मैं गुजारिश करूंगा कि हम वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस आग को फैलने से रोकें। फिर देवदत्त ने अमन की अपील पढ़कर सुनाई। बहस फिर से छिड़ गई। यह कांग्रेस और लीग की तरफ से नहीं हो सकती, यह हयात बख्श और बख्शी की तरफ से हो सकती है। नहीं, इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए। फिर लोग थक गए और हयात बख्श के कान में उसके बेटे ने कहा कि अपील पर दस्तखत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमन की अपील ही तो है। तो उसने दस्तखत कर दिए। बख्शी ने भी दस्तखत कर दिए। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इन्हीं नारों के बीच बख्शी जी अभी जूता पहन रहे थे कि खबर आई कि रत्ते में मजदूरों की एक बस्ती में भी फसाद हो गया है और 2 सिख बढ़ई मार डाले गए हैं। पहले तो देवदत्त ने खबर को झूठ कहा, मानने से इनकार कर दिया। वहाँ पर दंगा आपने देखा है अपनी आंखों से, कौन खबर लाया है? यह वाक्य तो वह अंत तक दोहराता रहा, पर उसका सिर झुक गया और उसे लगा कि अगर मजदूर आपस में लड़ सकते हैं तो यह विष बहुत गहरा असर कर चुका है। तो फिलहाल इस मीटिंग को पानी पर खिंची लकीर ही समझना चाहिए। और तभी देवदत्त ने मन ही मन फैसला किया कि दफ्तर से साइकिल उठाओ और सीधे रत्ता पहुँचो, जैसे भी हो रत्ता पहुँचो। अकेले साथी जगदीश के बस की यह बात नहीं रह गई है। मेरे पहुँचने से शायद स्थिति बेहतर हो जाए, मजदूर आपस में ना लड़े। पर जब देवदत्त जैसे तैसे दफ्तर में पहुंचा तो उसका बाप वहां पहले से मौजूद था, हाथ में छड़ी उठाए हुए। और जब देवदत्त ने स्थिति का मार्क्सा विश्लेषण किया और बताया कि दंगा रोकने की कोशिश जारी है और फिर साइकिल निकालने लगा, तो उसका बाप बिफर उठा, उल्लू के पट्टे हरामी, कोई मार डालेगा तो लाश उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तू देखता नहीं वक्त कैसा जा रहा है? हरामी तू अकेला दंगा रोकने जा रहा है और बाप ने गली में खुलने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका मन चाहता था बेटे को धुन दे। उसने छड़ी उठाई भी, पर फिर दहाड़ मारकर रो पड़ा। क्यों हमें रुला रहा है? हमारा तू एक ही बेटा है, कुछ समझ से काम ले, कुछ अकल कर। देख तेरी माँ कितनी परेशान है, तू कहता है तो पगड़ी तेरे पैरों पर रख देता हूँ, चल घर। देवदत्त ने नाक सहलाई, हाथ मले। स्थिति टेढ़ी हो रही थी, किसी को बीच में डालना होगा, इन्हें घर तक पहुँचाना होगा। मुझे रत्ता जाना है, वह बोला। मैं रुक नहीं सकता, पर मैं आपको घर पहुँचाने का इंतज़ाम किए देता हूँ। साथी रामनाथ आपके साथ जाएगा। उसी दोपहर एक और मौत हुई, जर्नल मारा गया। सन की तो वो पहले ही से था। बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर
दिल में बलबले जरूर उठते थे और कदम ज़रूर उठते थे और दिमाग में शायद सनक उठती थी। शहर में दंगा हो रहा है, यह क्या कोई अच्छी बात है? और वे सभी कांग्रेसी गद्दार हैं जो घर पर बैठे हुए हैं। वह निकला और जगह जगह सड़क के किनारे कभी एक चबूतरे पर तो कभी दूसरे चबूतरे पर खड़ा होकर लेक्चर देने लगा। साहिबान, मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली थी और वह वहाँ रावी के किनारे नाचे थे और मैं भी नाचा था और हम सब ने शपथ ली थी। आज जो लोग घरों में बैठे हैं वे सब गद्दार हैं। मैं एक एक को जानता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये लोग घरों में बैठे क्या कर रहे हैं? इन्हें बुर्का पहनकर बैठना चाहिए, इनके हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए। साहिबान, गांधी जी ने कहा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपसे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतों सभी से अपील करता हूँ कि आपस में लड़ना बंद कर दें। इससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। देश की दौलत इंग्लिस्तान में जाती है। अंग्रेज़ ये गोरा बंदर हम पर हुक्म चलाता है। एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे पर गलियां सड़कें लांघता वह कमेटी मोहल्ले में जा पहुंचा। उधर दिन डल रहा था। वह वाज कर रहा था जब कुछ मनचले आकर खड़े हो गए थे। जनरल को कुछ मालूम नहीं था कि वह किस मोहल्ले में है, कहाँ है। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज़ है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। तेरी माँ की आसपास खड़े लोगों में से एक ने कहा और लाठी के एक ही भरपूर वार से जनरल की खोपड़ी फोड़ दी। छड़ी कहाँ गई और फटी हुई मुंगिया पगड़ी कहाँ गई और फटी हुई चप्पलें कहाँ गई और फिक्रा ख़त्म किए बिना ही जहाँ जनरल खड़ा था वहीं ढेर हो गया। तो दोस्तों, ये था तमस उपन्यास का 11वां प्रकरण। तो हम आपसे मिलते हैं इसके 12वें प्रकरण को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।